वे तो लास्ट क्लास में हम लोग फिनॉल्स में क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ लिए थे ना। शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन पढ़े थे, क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़े थे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, है ना। फिनॉल्स में अब ज़्यादा नहीं है, तो एक रिएक्शन है फिनॉल में, लिखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक, चलिए इसको लिखा जाए। तो एक पॉइंट लिखो फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर, लिखो फिनॉल्स ऑन रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स। फिनॉल्स ऑन रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स to give phenyl esters, ठीक है। these phenyl esters on reaction with Lewis acid AlCl3, या कोई भी Lewis acid हो सकता है, जनरली AlCl3 लिया जाता है। These phenyl esters on reaction with Lewis acid AlCl3 rearranges to orthohydroxy ketones और para-hydroxy ketones, rearranges to orthohydroxy ketones and para-hydroxy ketones। ठीक है, तो क्या बोला गया, देखो फ्राइज अरेंजमेंट बोला कि अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करा दे किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। I didn't get that. Could you try again? ठीक है, इसके साथ या एनहाइड्राइड के साथ। और इस रिएक्शन को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन है, और मैकेनिज्म वाइज देखा जाए तो ये SNAE मैकेनिज्म है, नहीं तो ये फिनॉल इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, इसको करेगा बाहर, तो ये बन जाएगा क्या, PHO C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसी को बोला जा रहा है फिनाइल एस्टर्स। ठीक है, तो ये बन गया अपना फिनाइल एस्टर्स। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कुछ और नहीं, दिस इज शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। अब बोल रहा है, ये तो शॉर्टन बॉर्मन हो गया, अब यहां से फ्राइज रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये बोलता है कि भाई अब ये जो अपने फिनाइल एस्टर्स बने हैं OC डबल बॉन्ड O CH3, यही है ना बेसिकली, इसको अगर हम लोग AlCl3 के साथ हीट कर दें तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन में या पैराहाइड्रोक्सी कीटोन में, है ना, या क्या दोनों ही बनेगा, एक मेजर एक माइनर होगा, है ना। ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया और ये पैराहाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इस OH और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली, और ये वाला हो जाएगा क्या, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये मेजर अगर अपने को बनाना है तो अपने को टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रखना होगा, और अगर ये मेजर चाहिए अपने को, क्योंकि ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, तो टेम्परेचर अपने को 60 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रखना होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों वैसा वो बात करते हैं अभी हम लोग, क्यों ये TCP है, क्यों ये KCP है। भाई दिख रहा है कि TCP ये इसलिए है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ज़्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड से, तो इसलिए ये अपना TCP हो गया। और क्योंकि ये एक बल्कियर मान लीजिए ग्रुप है और ये ऑर्थो पर आया है इसके, तो इसका रेट होगा स्लो, क्योंकि ऑर्थो पर अटैक रिलेटिवली अगर बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है
तो उसका ऑर्थो पे अटैक थोड़ा सा हिंडर्ड होता है, तो उसका रेट होगा स्लो, इसका रेट होगा फास्ट। तो ये स्टेबल कम है लेकिन रेट फास्ट है, ये स्टेबल ज़्यादा है बट रेट स्लो है, इसीलिए टीसीपी हो गया और वो केसीपी हो गया। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के बनाएंगे तो ये वाला बन जाएगा, और टेम्परेचर घटा के बनाएंगे तो केसीपी मेजर होगा, ये कम बनेगा रिलेटिवली, इसलिए ये मेजर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ का मैकेनिज्म तो हम लोग पढ़े हुए हैं, बस अपने को ये वाला मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझा जाए। क्लियर करें इसको। चलिए, तो अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, सेकेंड स्टेप का ही मैकेनिज्म अपने को बेसिकली देखना है। तो देखो होता ऐसा है कि अपना फिनाइल एस्टर है, अगर इसको AlCl3 के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो AlCl3 अपना लुईस एसिड है, ये इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है, एक ऐसा O AlCl3 माइनस, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एक यहाँ पे लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड लुईस बेस एडक्ट बन जाएगा, और ये वाला फिर बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो काफ़ी स्टेबल है। ज़रा चेक करके देखिए, यहाँ पर O AlCl3 इस पर माइनस चार्ज रहेगा, यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन की तरफ टूट गए हैं, तो इस पर न्यूट्रल हो जाएगा वापस, और साथ में जो स्पीशीज बनेगी दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये वाला कार्बन जो है हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए ये बॉन्ड इधर से ही टूटना फेवरेबल होता है। आया समझ बात। तो एक ये बन गया, और साथ में अपना इसको एसिलियम कार्बोकेटाइन बोलते थे हम लोग, याद है, एसिलियम कार्बोकेटाइन बन गया। Veed is a 1988 Indian Tamil language film directed by ठीक, अब ये एसिलियम कार्बोकेटाइन इसके ऑर्थो पे भी अटैक कर जाएगा और पैरा पे भी अटैक कर जाएगा, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा O AlCl3 इस पर माइनस और ऐसा, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा O AlCl3 और पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बल्कियर कार्बोकेटाइन है, ये एक बड़ा ग्रुप अभी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑर्थो पे अटैक थोड़ा सा हिंडर्ड है, क्योंकि अभी भी ये कोऑर्डिनेटेड है, इस वजह से ऑर्थो पर जो अटैक है वो हिंडर्ड होगा, तो इसलिए इसका रेट कम होगा। लेकिन आफ्टर वंस जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अगर अपने पास है ना, इसमें अगर हम लोग वाटर डाल दें तो यहाँ पर H यहाँ पर OH बना कर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा है ना OH, और यहाँ पे अपना ऐसा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये 160 डिग्री या उससे ज़्यादा पर बनेगा, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ये वाला प्रोडक्ट का कंसिडरेबल रेट होगा कि ये मेजर बन पाए। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर बहुत घटा देंगे तो यहाँ पर अटैक का जो रेट है, क्योंकि वो हिंडर्ड है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, इस वजह से मेजर यहाँ पे बनेगा। बात आ गई समझ में। फाइनली इसमें भी अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर H यहाँ पर OH होकर ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सो दिस मैकेनिज्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो। क्लियर करें इसको, पॉज करके कर लेंगे आप।
चलिए अब दूसरा रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन, कंडेंसेशन विथ condensation with एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक, कंडेंसेशन विथ एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, देखो फिनॉल का कंडेंसेशन ना, तो फिनॉल ले लिया हम लोगों ने। अच्छा, कंडेंसेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो बड़े मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बनाया और छोटा एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं दोनों के पास। तो दो बड़े मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं और उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इस पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कई सारे कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो एक फिनॉल ले लिया और इसका अगर फॉर्मल्डिहाइड या किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी से भी अगर हम लोग रिएक्शन करा दें इन एसिडिक मीडियम या इन बेसिक मीडियम, मतलब दोनों ही मीडियम में ये रिएक्शन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनता है, ऐसा CH2OH यहाँ ऑर्थो पर और साथ ही साथ CH2OH पैरा पर बनता है। ठीक है, तो ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये एक फिनॉल मॉलिक्यूल, दोनों आकर जुड़ गए हैं, दो प्रोडक्ट बने हैं ऑर्थो और पैरा पे। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फिनॉल का कंडेंसेशन विद एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए ना। सिंपल सा मैकेनिज्म है, पहले एसिडिक मीडियम में देखा जाए। बेसिकली ये EAS रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो एसिडिक मीडियम की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पर आ जाएगा H प्लस, ये है लुईस बेस और ये है H प्लस, ये इस पे कर जाएगा अटैक, बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर ऐसा। अच्छा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को मालूम है कि ऐसा भी सोच सकते हो भाई, है ना, HC यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ प्लस चार्ज, मतलब ये अपना सर्व करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर है? तो इस पहले फॉर्मल्डिहाइड से H प्लस का रिएक्शन हुआ, एक ऐसा कार्बोकेटाइन टाइप का बना जो कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। ऑल्दो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, बट ये इसका, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सोच रहे हो तो इसका भी तो ये सोचोगे, मतलब कुल मिलाकर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोफाइल, और आपके पास है फिनॉल। तो फिनॉल पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है ना। अब यहाँ पर अगर आपने फिनॉल ले लिया है तो इस कार्बोकेटाइन का अटैक इसके ऑर्थो पे भी हो सकता है और पैरा पे भी हो सकता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता दिखाई दे रहा है, देखो OH अगर ऑर्थो पर अटैक हुआ तो ये है CH2OH, बोलो भाई। और अगर पैरा पे अटैक हुआ, यहाँ से तो आप मैकेनिज्म जानते ही हैं, यहाँ से कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हम लोग, है ना, कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये फिनॉल है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होगा। तो इसके आगे का मैकेनिज्म हम लोग लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग पढ़ चुके डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया इसका एसिडिक मीडियम में। ठीक है, जल्दी से नोट करो, बेसिक मीडियम में क्या होता है जरा वो समझ लिया जाए। क्लियर करें?
चलिए, बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म देख लिया जाए। तो देखो, बेसिक मीडियम में फॉर्मल्डिहाइड में जो हम लोग वहाँ पे एल्डिहाइड लिए हैं, वहाँ कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा क्योंकि मीडियम बेसिक है। बोलो, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि OH माइनस ये H+ खींच लेता है, जो हम लोग कई रिएक्शंस में देखे हैं, है ना। ये हम लोग रीमर टीमर में भी देखे कि ये H+ खींच लिया, अब इसका रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड O ऐसा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से फिर ऐसा भी आएगा। समझे बात? अब देखो, तो ये इसके कार्बेनाइंस हो गए। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ऐसा है, प्लस यहाँ पर है अपना फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड अपना इलेक्ट्रोफिलिक होता है, अपने को मालूम है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करके इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा। यहाँ पर जैसा वहाँ पढ़े हम लोग, तो यहाँ पर H, यहाँ पर CH2O माइनस, ये बन गया ऐसा। ठीक है, अब ये टॉटोमराइज हो जाएगा, यहाँ से वापस फिनॉल बन जाएगा, और लास्ट स्टेप में अगर हम लोग H+ डाल देंगे तो यहाँ से बन जाएगा CH2OH। और सेम चीज़ अगर पैरा पोजीशन से अटैक करेगा तो यहाँ से अपने को पैरा पर भी मिल जाएगा प्रोडक्ट CH2OH। बोलिए, क्लियर हुआ इतना? ये अपना मैकेनिज्म है ना, कंडेंसेशन का फिनॉल का एरिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ। मतलब हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, कोई भी एल्डिहाइड या एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेगा तो ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, इसको फटाफट क्लियर नोट कर लीजिए। देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्राइड। देखो, थैलिक एसिड क्या होता है मालूम है सबको, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH, ऑर्थो पर 2 COH ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, इसमें से अगर वाटर लॉस हो जाए, यहाँ से H और यहाँ से OH, चाहे यहाँ से H यहाँ से OH, तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसके साथ अगर हम लोग कंडेंसेशन करा दें किसका, फिनॉल का, है ना, तो फिनॉल का इसके साथ कंडेंसेशन कैसे कराते हैं? देखो ऐसे, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है ना। चलो आगे बताते हैं। देखो, ये है अपना थैलिक एनहाइड्राइड, और 2 मोल फिनॉल के साथ इसका कंडेंसेशन रिएक्शन होता है कुछ इस तरह से, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ से H2O जाता है बाहर, है ना, यहाँ से ऑक्सीजन गया, 2 वैलेंसी खाली हुई, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, इस पर एक वैलेंसी खाली हुई, इस पर एक वैलेंसी खाली हुई, और इस पर 2 वैलेंसी खाली हुई, इसका बॉन्ड इससे, इसका बॉन्ड इससे, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनता दिखाई दे रहा है ना। यहाँ फिनॉल है,
और यहाँ भी फिनॉल है। समझ गए बात? ऐसा, ठीक है। और इसका यहाँ डबल बॉन्ड वो है, इसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन। और फिनोल्फ्थलीन हम लोग पढ़े हैं कि ये एक इंडिकेटर होता है, तो यही फिनोल्फ्थलीन है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल्स विथ थैलिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम लोग जानते हैं कैसे हो रहा है। देखो H+ यहाँ से निकला, यहाँ अटैक किया, फिर ये बॉन्ड अगर ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, आएगा ना, जैसा अभी पढ़े पीछे जस्ट, है ना, कि ये एसिडिक मीडियम है, H+ इस पर किया अटैक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर प्लस आया, इससे प्लस आया, फिनॉल के रेजोनेंस से पैरा से ये इस पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे अटैक कर गया, तो यहाँ से H चला जाएगा, ये जुड़ गया। अब ये क्या बन चुका है, बोलो भाई, ये OH बन चुका है, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले ही तोड़ दियो, यहाँ प्लस जो है उसका इसके साथ बॉन्ड बना दियो, तो ये OH बन चुका है। फिर से मीडियम एसिडिक है, H+ इस पे अटैक करेगा, फिर यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, वो इस पे अटैक कर जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो इस तरह से ये कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही समझ लिए कि हो क्या रहा है, बस ये पता होना चाहिए। बाकी आपको ये क्या बनता है फिनॉल का थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको फटाफट नोट कर लो। चलो फिर देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, देखो फिनॉल ले लिया, और फिनॉल का अगर मान लीजिए हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करा दिया O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर ना, एयर से जो O2 आ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ना, ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं फिनोक्यूनोन, या इसका नाम है बेंजोक्यूनोन। ठीक है, फिनोक्यूनोन या बेंजोक्यूनोन, इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करा दिए KMnO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+ हीट, तो ये है ना, ये बहुत रिग्रस कंडीशन इसके लिए चाहिए होती है, तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है मीजोटार्टरिक एसिड। ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि इससे कराए तो क्या बना, इससे कराते हैं तो क्या बनता है, पूछा कम ही जाएगा, बट ठीक है, पता रहना चाहिए। अगर इसका ऑक्सीडेशन KClO3 के साथ करा दिए, है ना, तो ये ऐसा बना लेता है, KClO3 के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, है ना, और इसका नाम है क्लोरानिल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोरानिल, KClO3 के साथ। और एक और ऑक्सीडेशन है, अगर इसका ऑक्सीडेशन K2H2O8 के साथ करा दिए, है ना, इसका नाम है एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन से ये बनता है, इसके फिनॉल के पैरा पर भी OH आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, इसका नाम है। अगर दोनों OH ऑर्थो पर होते हैं तो कैचेकॉल, दोनों OH मेटा पर होते हैं एक दूसरे से तो रिसोर्सिनॉल, और अगर दोनों OH अगर एक दूसरे के पैरा पे होते हैं तो क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेटिव टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से पूछे जाने के चांसेस सभी के कम है ना,
लेकिन ठीक है, पता रहना चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए। आ गया? चलो भाई, फिर लिखो अब लिखिए टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो इसमें एक टेस्ट है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिनॉल ले लिया जाता है और इसका रिएक्शन FeCl3 से कराया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब न्यूट्रल। तो इसके साथ जब Fe का रिएक्शन कराएंगे Fe3+ का, तो Fe के साथ जो फिनॉल है ना, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का होता है वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये हो गया फिनॉल का टेस्ट कि फिनॉल, अगर फिनॉलिक ग्रुप है किसी मॉलिक्यूल के पास, तो उसका अगर FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट गिव वॉयलेट कलर्ड सॉल्यूशन या वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विच टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। अच्छा, क्योंकि अगर आप फिनॉल को देखें तो फिनॉल्स आर बेसिकली इनॉल्स, मतलब अगर मैं ये पोर्शन छुपा दूं तो ये पाई बॉन्ड है और यहाँ OH है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनॉल है, दिख रहा है ना। तो ये टेस्ट केवल फिनॉल का नहीं है, ये सभी इनॉल्स का है, ऑल इनॉल्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन दे देंगे, क्योंकि नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में इनॉल का परसेंट बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ऐसे इनॉल जो स्ट्रक्चरली काफ़ी स्टेबल हो, अपने एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में उसका इनॉल परसेंट ज़्यादा रहता हो, तो उसका न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर आप रिएक्शन करा देंगे तो वो न्यूट्रल FeCl3 का पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। ठीक है, एक चीज़ और कि FeCl3 कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट देता है। मतलब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और इसका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कर दें तो ये भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, नहीं FeOO है ना, CR होल थ्राइस ऐसा बना लेगा। ठीक है, और ये बफ कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बफ कलर, और बफ कलर मतलब येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन, समझे बात। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट फिनॉल के लिए भी इस्तेमाल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होगा। फिनॉल वॉयलेट कलर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बफ कलर देगा। ठीक है, एक टेस्ट तो फिनॉल का ये है। एक और टेस्ट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एक और टेस्ट समझ जाए, क्लियर करें इसको। देखो, दूसरा टेस्ट है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग फिनॉल ले लेते हैं। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन करा देते हैं HNO2 के साथ, और HNO2 जो है ये NO+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। ये बात हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अगर इसके पास एनिलिन होता तो डाइजोनियम बना लेता, क्योंकि यहाँ एनिलिन नहीं है, ये फिनॉल है, तो ये मेजरली इसके पैरा पर EAS करा देता है। ठीक है, तो ये मेजरली इसके पैरा पर EAS करा के N डबल बॉन्डो ऐसा हो जाता है। ठीक है, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बन गया। यहाँ पर क्या बना, पैरा पर नाइट्रोसो और फिनॉल, ये बन गया।
अब यहाँ पर टॉटमराइजेशन होगा, होता है ना टॉटमराइजेशन, तो ये टॉटमराइज करके इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म में देखो ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हम लोग डाल देते हैं कंसंट्रेटेड, है ना, H2SO4। मतलब पहले हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO2 डाले, ये बन गया पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ये टॉटमराइज हो जाएगा, ये दोनों फॉर्म में रहेंगे, और फिर फिनॉल कुछ कुछ रहेगा ही, उसमें H+ अगर हम लोग डाल देंगे तो देखो ये वाला H+ इस पे करेगा अटैक, ये यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये इस पर कर जाएगा अटैक। बोलो भाई, ऑल्दो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट विद पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, बट जब ये H+ इस पर अटैक कर जाएगा तो ये लीविंग ग्रुप तो बन ही जाएगा। तो बेसिकली ये फिनॉल का ही जो ऐसे रेजोनेंस से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यही इसको अटैक करके बाहर कर देगा। भाई पहले इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करे या ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पर अटैक करे, बात तो एक ही है। तो ये इस पर इस तरह से अटैक कर जाता है और ये भी एक EAS रिएक्शन होगा, और यहाँ पर इस तरह का एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, N, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो ये एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसमें जब हम लोग NaOH डाल देते हैं तो यहाँ से ये H+ खींचता है, ये बॉन्ड इधर 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 पूरा रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स बना, NaOH डाल देंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। कैसे किए, फिनॉल में HNO2 डाल दिया, सेकेंड स्टेप में H2SO4 डाल दिया, फिर थर्ड स्टेप में NaOH डाल दिया। तो H2SO4 डालने के बाद भी रेड कलर अपीयर हो जाएगा, और NaOH डालने के बाद रेड कलर चेंजेस टू ब्लू कलर, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ फिनॉल इन द मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करो जल्दी से। बढ़ा जाए आगे, चलिए। अच्छा, एक चीज इसमें और भी लिख लो, रिडक्शन ना, फिनॉल का रिडक्शन। जैसे फिनॉल ले लिया और अगर इसको हम लोग जिंक डस्ट के साथ, सिंपली जिंक डस्ट इसमें डाल देंगे, मतलब पाउडर्ड जिंक डाल देंगे, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, है ना। और ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन भी है। और अगर इसका रिएक्शन H2Ni के साथ हम लोग करें, ठीक है, और इसमें बहुत रिगरस कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है, रिगरस कंडीशन चाहिए होती है, क्योंकि बेंजीन जो है वो रिड्यूस नहीं होता कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। तो एक रिगरस कंडीशन रखकर अगर इसका रिडक्शन हम इसमें कराएंगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ध्यान रहे कि अब कहीं भी बेंजीन है और कैटालिटिक बेंजीन है, उस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी है, उस मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप भी है, और H2Ni एरो पर लिख दिया है, तो हर केस में सर आपने लिखवाया था यहाँ पर ऐसा बेंजीन हो जाएगा। समझ रहे बात ना। नॉर्मली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से आप एल्डिहाइड, पाई बॉन्ड, कीटोन, इन्हीं सबको रिड्यूस कराओगे। हाँ, अब फिनॉल ही लिखकर ये एरो पर आ गया तो अब आपको बोलेगा बताओ क्या बन रहा है, तब आप ये चीज़ सोचोगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। हाँ, ये वाला है आसान, बेंजीन बड़े आसानी से बनता है उससे, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं, बहुत रिगरस कंडीशन चाहिए होती है, समझ गए। तो इस वजह से ये आप तभी करेंगे जब फिनॉल और एरो पे ये देखकर आपको कोई ऑप्शन ना बचे कि बेंजीन को ही रिड्यूस कराना है, तभी आप ये काम करोगे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से।
क्लियर करें। चलिए, तो ये चैप्टर आपका फिनॉल था और फिनॉल अब हम लोग ख़त्म कर लिए, ठीक है। अब आप फिनॉल्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन आज हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग बार बार एक टर्म्स सुन रहे थे कि रिजॉल्वेबल, है ना, या ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग ठीक ठाक मैकेनिज्म जान गए हैं, तो ज़रा इसको समझ लिया जाए। व्हाट इज़ ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, छोटा सा टॉपिक है, समझ लिया जाए इसको। देखो, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में कोई ऐसा अल्कोहल या अमीन या कुछ ऐसा कंपाउंड पड़ा है, उसका एनेंटियोमरिक मिक्सचर पड़ा है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर पड़ा है, ठीक है। तो अगर रेसिमिक है, अब आप चाहते हो कि उसको हम अलग कर दें, ठीक है, मतलब उन दोनों को अलग कर दें। मतलब एक कंटेनर में आर फॉर्म भी पड़ा है और एस फॉर्म भी पड़ा है, या डी फॉर्म भी पड़ा है और एल फॉर्म भी पड़ा है, स्मॉल डी स्मॉल एल भी पड़ा हुआ है, और उसको आपको अलग करना है। तो दैट अलग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। तो किसको अलग कर पाओगे? एनेंटियोमरिक पेयर को, एनेंटियोमरिक मिक्सचर को आप अलग कर पाओगे। तो एनेंटियोमरिक मिक्सचर अगर पड़े होंगे, मतलब कायरल मॉलिक्यूल होगा, और उसको आप अलग कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे मॉलिक्यूल को रिजॉल्वेबल है वो, मतलब अलग कर सकते हैं। रिजॉल्वेबल, अगर इसको और थोड़ा सा सिंपल इंग्लिश में बोला जाए तो आइसोलेबल, मतलब उसको हम अलग कर पा रहे हैं, आइसोलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। मीज़ो को हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीज़ो जो है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में दो अल्कोहल पड़े हैं, डी फॉर्म भी पड़ा है और एल फॉर्म भी पड़ा है। अब आप चाहते हो कि इसको हम अलग कर दें, तो इसको अलग देखो कैसे किया जाता है। इस मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक अल्कोहल है, लेट अस से यहाँ पर ये एक अल्कोहल है, और यहाँ पे हम ग्रुप्स नहीं लिख रहे हैं, तीनों अलग हैं, ये कायरल है और ये डी प्लस एल दोनों है, नहीं ये एक अल्कोहल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देते हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कायरल ही डालते हैं हम लोग, और मीडियम थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ डाल देते हैं। ये भी कायरल है, लेकिन हम लोग ये डी फॉर्म या कंप्लीट एल फॉर्म लेते हैं, मतलब इसको हम लोग लेते हैं ऑप्टिकली प्योर, और ये क्या है, डी प्लस एल दोनों है। समझे यहाँ तक क्या बात हुई? एक कंटेनर में दोनों पड़े हैं, हमको अलग करना है दोनों को, क्योंकि इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता, एनेंटियोमरिक पेयर को, डी प्लस एल को, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम होगा, तो हम लोग को रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग इसमें एक कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड को डाल देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि वो प्योर हो, आइदर डी या एल। तो चलो मान लिया कि हम लोगों ने एल न लेकर क्या ले लिया है, सिर्फ डी ले लिया है, तो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, मीडियम में H+ डाल दिए हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या बनता है, यहाँ से OH, यहाँ से H+ जाएगा, और इस ऑक्सीजन का यहाँ पर अटैक हो जाएगा, और अपने को OC डबल बॉन्ड O ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन रहा है अपने पास, एस्टर बन जा रहा है, बन गया एस्टर। अब क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल हैं इसमें, क्योंकि दोनों हैं, तो एक बार इस कायरल सेंटर का डी फॉर्म, इसका तो डी ही लिए हो आप, तो इसका डी और डी बनेगा ना। और अगर इस सॉल्यूशन में से इस अल्कोहल का एल फॉर्म अगर आ गया और वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर गया, तो ये एल प्लस डी फॉर्म बन जाएगा। नहीं समझे बात? क्योंकि दोनों है ना, तो एक बार डी वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा तो डी डी मिला आपको, और एक बार एल वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एल डी मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों बन गए हैं डायस्टेरोमर्स, ठीक है, एक डी डी है और एक डी एल है, तो मिरर इमेज भी नहीं होगा और सेम भी नहीं होगा, तो ये हो गए, ये दोनों आर डायस्टेरोमर्स। बोलो, अब इन दोनों डायस्टेरोमर्स का
जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, बोलो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो पहले क्या करते हैं, इसको इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे बताते हैं कि कैसे यहाँ से अब अलग करेंगे हम लोग। डायस्टेरोमर्स तो बना लिए, ठीक है, अब अलग कैसे करते हैं। इतना क्लियर हुआ? पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो अब क्या करेंगे, हम लोगों ने ले लिया था दो अपने पास थे, एक था D+D एस्टर था और एक D+L एस्टर था, ठीक है। अब इसका हम लोग कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कर देंगे तो आपको, क्योंकि डायस्टेरोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो आपको एक फ्रैक्शन में D+D मिल जाएगा और दूसरे फ्रैक्शन में D+L मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपना क्या है, एस्टर है, ऐसा कुछ, और ये D+D है। अब इसका हम लोग कर देंगे बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ OH यहाँ H आएगा, और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH आ जाएगा, ये D फॉर्म, और यहाँ अपने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन Na+ के साथ। बोलो यहाँ पे मान लो अगर आप Na+ ले लिए हो तो ऐसा मिल जाएगा। और ये जो था ये अपना एस्टर, समझ में आ रही है ना बात? पूरा लिख नहीं रहे हैं, बस आप समझिए। इसका फिर से हाइड्रोलाइज कर दोगे, यहाँ OH यहाँ H आ गया, तो ये अल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि ये L से आया था, ये D से आया था, तो ये D है और ये वाला क्या हो जाएगा L, और ये मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर मिल गया। अब ये तो सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो आपको दो सॉल्यूशन मिल गए जिसमें एक अल्कोहल पड़ा हुआ है और एक सॉल्ट है। तो आप क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, तो सॉल्ट जो है वो नीचे जमा रह जाएगा, और इवेपोरेट करके जो आपको कंडेंसेट मिलेगा उसमें अलग अलग आपको एक फ्रैक्शन से D मिल जाएगा, एक फ्रैक्शन से L मिल जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, ठीक है। अब ये अल्कोहल के साथ कर दिया, सेम हम लोग को अमीन भी ले सकता है कि अमीन D+L है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, कोई D ले लेंगे प्योर, है ना, ऑप्टिकली प्योर। तो यहाँ से भी यही चीज़ होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर जाएगा, ये अमाइड बना लेगा, और अमाइड का फिर दो D+D और D+L दोनों बन जाएगा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। क्लियर हो गया ना? तो कैसे हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आप एक बार जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन अगर देखे हो, है ना, अभी समय निकाल कर वो सारे क्वेश्चन एक बार कर जाइएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिनॉल्स के सारे क्वेश्चन, अल्कोहल ईथर फिनॉल के ही सारे क्वेश्चन, सारा फोस्टर सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नमस्कार।